हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल ग्लास स्लैब। इसका मतलब कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्फेरिकल ग्लास स्लैब के सामने अगर पुट कर दिया गया है तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। उस ग्लास स्लैब से रिफ्लेक्शन के बाद उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, इसी बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। सपोज ये हमारा कोई ग्लास स्लैब हो गया, ठीक है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है n2, और उस ग्लास स्लैब के जो मीडियम को हमने क्या एज्यूम किया हुआ है, डेंसर मीडियम, ठीक है ना। और जहां पे हमने ऑब्जेक्ट को पुट किया हुआ है उस मीडियम को हमने क्या माना है, रेयर मीडियम, ठीक है ना। अब जो C है, जो पॉइंट थ्री, जैसे हमने स्फेरिकल ग्लास स्लैब है, स्फेरिकल का मतलब ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो कुछ भी पार्ट होगा थोड़ा सा स्फीयर का पार्ट होगा। तो अगर ये देखिए ना, एक तरीके से जो कर्व सरफेस है ये क्या है, एक तरीके से स्फीयर का ही पार्ट है ना। ये क्या एक तरीके से स्फीयर का ही पार्ट है। अगर ये स्फीयर का पार्ट है तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, और इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, उसका कुछ सेंटर होगा। तो ये जो पॉइंट सी है उसी जो उसी स्फीयर का जिस स्फीयर से ये स्लैब हमारा फॉर्म हुआ है उसी का क्या है, ये सेंटर है, ठीक है। और उसके पोल से सेंटर के जो बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। ये क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये क्या होगा, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, या तो सेंटर हो गया, ठीक है। अब इस सेंटर से आप ये सोचिए ना कि जैसे कि अगर कोई भी सर्कल है, उस सर्कल के सेंटर से उसके सरकमफ्रेंस पे अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन उसके सरकमफ्रेंस पे हमेशा क्या होगा, नॉर्मल होगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर भी वही बातें हैं कि हमने इसके सी मतलब सेंटर है, सेंटर से हमने एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है सी एन एन डैश। तो ये जो सी एन एन डैश है वो क्या है, नॉर्मल है ना। कहाँ पे, वो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस क्या है, नॉर्मल है, ठीक है भाई। और देखिए हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पुट किया हुआ है, ओ पे। अब जब हमने ओ पे पुट किया हुआ है ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट जब ये जाएगा इंसिडेंट होगा कहाँ पे, एन पॉइंट पे। जो एंड पॉइंट पे इंसिडेंट होगा तो वो नॉर्मल सा जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा, हमारा इंसिडेंट एंगल होगा, इंसिडेंट एंगल होगा। अब ये जो रे ऐसे जाएगा उसका जो पाथ होना चाहिए, इस जो इंसिडेंट रे है इसका जो पाथ होना चाहिए वो सीधा निकलना चाहिए, लेकिन नहीं, वो क्या हो गया, डेंसर मीडियम की तरफ क्या हुआ, थोड़ा सा बेंड हो गया। जैसे वो डेंसर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ क्या होगा, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा ना। तो ये क्या हो गया, हल्का सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया है। तो जब ये अब ये जो रे है हमारा एन बी, अब ये रे कौन सा होगा, रिफ्लेक्टेड रे। जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल सा जब एंगल बनाएगा तो वो एंगल कौन सा होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो इंसिडेंट एंगल होगा वो क्या होगा, एन ओ एन सी, वही क्या होगा हमारा इंसिडेंट एंगल हो गया। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल की। तो जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, जो नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड रियल एंगल बना रहा है वो क्या होगा, हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल। तो जो रिफ्लेक्टेड ये है और जो नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है, आर। तो जो आर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल। अब ये देखिए ना, क्योंकि इसी को देखो, जो रिफ्लेक्टेड रे है उसी को हमने पीछे ड्रॉ कर दिया है। जो पीछे ड्रॉ करेंगे ये प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पर वो मीट करेगा वहीं पे क्या हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमने क्या किया है, जो एनबी रिफ्लेक्टेड रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे एनबी है उसी को हम पीछे ड्रॉ कर दिया तो उसी का इमेज बन जाएगा। उसी को कहां पर वो मीट करेगा, आई पॉइंट पे। यदि आई पॉइंट पे मीट करेगा तो उसी आई पॉइंट पे उसका इमेज फॉर्म्ड हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अच्छा एक चीज और भी है यहाँ पे, आप एक बात समझ लीजिएगा कि जो साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा इक्वल्स टू थीटा, ये कंडीशन है कब, जब थीटा को हो, थीटा हमारा बहुत ही छोटा हो, बहुत ही छोटी क्वांटिटी हो, तो उसके लिए ये केसेस हमारे होते हैं, ठीक है ना। अब चलिए ये देखिए कि जो इंसिडेंट रे है अल्फा एंगल बना रहा है किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से। जो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे है वो कितना एंगल बना रहा है, ये क्या है एक्चुअल में, आई एन जो है वो क्या रिफ्लेक्टेड रे का ही पिछला वाला पार्ट है, तो ये बीटा एंगल बना रहा है। और जो ये जो रेडियस एक तरीके से जो है नॉर्मल एंगल, हमने नॉर्मल जो है सी एन, वो प्रिंसिपल एक्सिस कितना एंगल बना रहा है, गामा, ठीक है। तो आइए देखते हैं अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है।
अल्फा कितना आ जाएगा, देखिए ये जो टर्म्स है, देखो ये हमारा पॉइंट P और पॉइंट M जो है वो बहुत ही पास में है, वो क्या है, बहुत ही पास में, इनको हम एक ही पॉइंट लेकर के करते हैं। तो tan ऑफ थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा PN परपेंडिकुलर, ठीक है, अपॉन बेस, अल्फा हमने लिया है तो अल्फा का लिए क्या आ जाएगा हमारा P हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे O से P के जो डिस्टेंस होगा वही तो हमारा बेस होगा ना, ठीक है, tan अल्फा हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, अब हमने सबकी वैल्यू पुट कर दिया, तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हमने क्या जो यहाँ पे जो एंगल है अल्फा बीटा गामा क्या है, बहुत ही छोटे हैं, तो जो tan अल्फा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, अल्फा, तो हमने क्या पुट कर दिया, अल्फा। और हमने Pn की वैल्यू कितनी है, Pn की वैल्यू ऐसे पुट कर सकते हैं, Pn सिंपल, क्योंकि Pn आगे चल करके क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो PO है वो क्या है हमारा U है, ठीक है। अब इसी तरीके से हमने क्या लिया, ले लिया है यहाँ पे बीटा, tan बीटा कितना हो जाएगा यहाँ से, Pn अपॉन Pi, ये भी हमारा हो गया, ये सभी का क्या बहुत छोटा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बीटा इक्वल्स टू Pn अपॉन B हो जाएगा, और tan ऑफ गामा इक्वल्स टू कितना जाएगा, Pn अपॉन Pc। अब ये भी बहुत छोटा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, गामा इक्वल्स टू Pn अपॉन R। ये हमारा पता चल गया है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पता चल गया है इन द फॉर्म ऑफ U V एंड R के टर्म्स में। अब देखते हैं कि अल्फा बीटा गामा में रिलेशंस क्या है, ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा और I में रिलेशन क्या है। अब हम देखते हैं कि इन ट्रायंगल ON और C, ON एंड C, उसका अगर पोजीशन देखिए तो कुछ ऐसे बन रहा है क्या, देखिए ऐसे कुछ बन रहा है, ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये C हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया, N हो गया। ये एंगल कितना है, अल्फा, ये एंगल कितना है हमारा I है, और ये कितना है हमारा गामा है। तो हमको ये पता होगा कि ज्योमेट्री से कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, तो हम क्या पुट कर सकते हैं, गामा इक्वल्स टू अल्फा प्लस आई। तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, गामा माइनस का अल्फा हो गया, ठीक है। अब यही वाला जो हमने ये जो ट्रायंगल है हमने उसको निकाल कर यहाँ पे देख लिया इस तरीके से। अब क्या करेंगे हम, इन ट्रायंगल INC, इन ट्रायंगल INC, अब INC की अगर हम बात करें तो ये इस तरीके से कुछ दिख रहा है क्या, INOC, तो ये भी कितना है हमारा गामा है, और ये कितना है बीटा है, और ये एंगल कितना है हमारा R है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है उसी को हमने पीछे किया है ना, तो रिफ्लेक्टेड एंगल के बीच, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वही तुम्हारा क्या होता है, R होता है ना, तो ये ना हमारा कितना आ जाएगा R। अब फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, गामा इक्वल्स टू बीटा प्लस R, तो यहां से हमको R आ गया, गामा माइनस का बीटा। अब यहाँ पे I पता चल गया हमको, बीटा पता चल, अरे I और R पता चलते हैं इन द टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। अब देखिए बाय स्नेल्स लॉ साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 होता है। अब हमने क्या एज्यूम किया हुआ है कि जो एंगल हैं, जितने भी एंगल्स हैं यहाँ पर सभी के सभी क्या है, बहुत ही छोटे हैं। अगर बहुत छोटे हैं तो उसमें क्या रहता है, साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो जहां पे I है वहां पे I लिखेंगे, तो यहाँ पे N1 I इक्वल्स टू कितना जाएगा, N2R, क्योंकि ये I और R जो हमारा एंगल्स हैं ये बहुत ही छोटे हैं, इसलिए हमने डायरेक्ट इसको साइन I की जगह I पुट कर दिया, साइन R की जगह हमने R पुट कर दिया। अब हमने I की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और R की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये N1 इक्वल्स टू कितना, N1 ये गामा माइनस
अल्फा इज इक्वल टू n2 और यहाँ पे r की वैल्यू कितनी हमारी गामा माइनस का बीटा हो जाएगा। अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब इसको पहले अनदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। n1 गामा माइनस का n1 अल्फा n2 गामा माइनस का n2 बीटा हो जाएगा। अब जो गामा वाले टर्म्स हम उसको इधर लेकर आते हैं तो ये n1 माइनस का n2 और ये गामा कॉमन हो जाएगा और इस वाले टर्म्स को उधर लेके जाते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा n1 अल्फा माइनस n2 बीटा। अब क्या करते हैं हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करते हैं यहां से, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे n1 माइनस का n2, अब यहाँ पे गामा की वैल्यू कितनी है हमारी pn अपॉन r और n1 अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी pn अपॉन u, ये इंटू में है, माइनस का n2 इंटू कितना जाएगा हमारा pn अपॉन का v। अब ये देखिए ना pn हर जगह से कॉमन है, pn क्या है हर जगह से कॉमन है तो उसको हम कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर देंगे ना। तो n1 माइनस n2 अपॉन r, ये r है और यहाँ पे कितना आ जाएगा n1 अपॉन u माइनस का n2 अपॉन v। ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हुआ, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। n1 upon u n2 v equals to n1 minus n2 upon r, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया। इसमें क्या है देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको पता है, ठीक है ना, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों को पता है। अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर पता हो तो उसके इमेज का पोजीशन हम भी निकाल सकते हैं ना। तो ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया है जिसको हम यूज कर करके क्या कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट से बनने वाला इमेज उसका पोजीशन हम पता कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे थिन लेंस फॉर्मूला एंड लेंस मेकर फॉर्मूला के बारे में, ठीक है। थैंक यू।